अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले वशअत के प्रोग्राम में कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद फैसल करीम और नया दिन के साथ महक असलम हमारे साथ मौजूद है। मैम महक, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। कल आप बड़ा ब्रैग कर रही थी लाहौर के मौसम के हवाले से, तो ख़बर आपको मैं ये दे दूं कि कराची का मौसम जो है ना वो आज सुबह से बड़ा दिलबर दिलरुबा चल रहा है। लाइट ड्रिजल भी हो रही है, कल रात भी हो रही थी, लाहौर में हो रही है। अस्सलाम वालेकुम फैसल, गुड मॉर्निंग। जो लोग देख रहे हैं कैमरे के उस पार हमें नाश्ते की टेबल पे बैठकर उन तमाम लोगों को सुबह बखैर। और जनाब लाहौर का मौसम बहुत गर्म है, यहाँ पे गर्मी है, हब्स है और कोई अच्छा मौसम नहीं है यहाँ पे। कराची का मौसम सुनते साथ बस अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं फ़ौरन से कराची आ जाऊँ और कराची के मौसम को एंजॉय करूँ। वैसे भी हम जो कराची वाले हैं ना, हम इंतज़ार करते हैं अच्छे मौसम का। तो अल्लाह करे कि आने वाले कुछ दिन जो है वो बारिश हो, मतलब मौसम खुशगवार रहे, ठंडा मौसम रहे, क्योंकि कराची वालों को ऐसा मौसम कभी कभी नसीब होता है। तो जनाब आज हम प्रोग्राम में बातें करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की, बात करेंगे कोविड की सूरत हाल की, और फैसल सबसे जो फेवरेट टॉपिक है ना आपका, क्रिकेट, उस पर भी आज हम बात करेंगे। तो आई थिंक स्टार्ट हम क्रिकेट से कर लेते हैं। वो जब मौसम खुशगवार होता है चेहरे पे जो है वो अच्छी वाइब्स आती हैं, और अगर पाकिस्तान टीम जीत जाए फिर तो बहुत ही अच्छी आती हैं। वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया थी पाकिस्तान ने फाइनली, और जमैका टेस्ट में पाकिस्तान ने 109 रन से वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी है। सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है। यहाँ थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि अगर वो पहला मैच हम नहीं हारते एक विकेट से तो हम 2-0 मार के आ रहे होते। खैर, बट एटलीस्ट हम सीरीज़ हमने हारी नहीं। 329 रन का ताक़ुब था। वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम 219 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन शाह अफरीदी ने कमाल किया है और नौमान अली ने भी कमाल किया है। 3 खिलाड़ियों को रन आउट किया। शाहीन शाह अफरीदी ने मैच में 10 खिलाड़ियों को आउट किया, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं, क्योंकि क्राइसिस मोमेंट पे जिस बंदे ने निकाला और फील्डिंग भी बड़ी तगड़ी की, फवाद आलम, आई गेस उन्हें जाना चाहिए था। खैर, अपनी अपनी पसंद है, नथिंग, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी, हु इज प्रूविंग टू बी गुड एज द डेज आर पासिंग बाय। कुछ तो वो अच्छा सीख रहे हैं वकार यूनिस से, तभी हम देख रहे हैं कि नए बॉल के साथ इन डिपर भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। और जब बॉल पुराना हो रहा है तो जो एक हमारी पुरानी रिवायत हुआ करती थी टेल एंडर्स को साफ करना, फाइनली अब दोबारा आता जा रहा है, वरना तो ये टेल एंडर्स ही हमें अटक रहे थे। खैर, हम आगे बढ़ेंगे और कोरोना की हम बात करेंगे। बड़े केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात में इजाफा होता जा रहा है। एक दिन में मज़ीद 141 मरीज़ इंतकाल कर गए हैं, और महक ये बड़ा स्टैगरिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली हम इस प्लेटफॉर्म से कहते रहे हैं कि जी SOPs फॉलो करें और मास्क लगाएं, लेकिन अब आपके सामने तमाम तर चीज़ें। बिल्कुल, और जैसे हम बात करें ना वैक्सीनेशन की, हम बात करते हैं कि जी मास्क पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें, तो ये जो ख्याल नहीं रखा जा रहा ना, जो हम डेली बेसिस पे आपको सुबह के वक्त बताते हैं जी रेशो इतना हो गया है, इतने लोग मुतासर हो गए हैं, ये उस चीज़ का नतीजा है। अगर अमल दरामद शुरू हम कर लें तो हमने देखा था फैसल की फर्स्ट वेव जो थी उसके अंदर हमने कितना अच्छा जो है हर चीज़ को मैनेज किया था। हम बात मान रहे थे, लेकिन शायद वो कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो हर चीज़ मानते मानते एक टाइम पर शायद आके ढीठ हो जाते हैं। वो कहते हैं जी ये तो चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही है, अम्मा अब्बा कह रहे हैं कि बस कुछ ही दिन की बात है, कुछ ही दिन की बात है। मुझे लग रहा है हमारी आवाम में ना, सॉरी टू से, वो ढीठ वाला एलिमेंट पैदा हो चुका है, क्योंकि कोई भी एक शख्स अगर मैं देखूँ वो चाहे पंजाब है या सिंध है, उस तरीके से SOPs को फॉलो नहीं कर रहा है। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन अमले की अगर मैं बात करूँ तो जनाब ड्राइवर्स की वैक्सीनेशन लाजिम करार दी गई है, लेकिन फिर से वही बात है कि जब तक हमारा चेक एंड बैलेंस वाला माहौल अच्छा नहीं होगा ना, उस वक्त तक हम जो है सख्ती से अमल दरामद नहीं करवा सकते। क्योंकि मैं आज जब सुबह ऑफिस आती मैं देख रही थी लोग जो थे, जब बाइक्स पर थे या जो बच्चे थे, उन्होंने उस तरीके से मास्क या फिर उस तरीके से SOPs को फॉलो नहीं कर रहे थे, जो कि करना चाहिए। क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं जी वैक्सीनेट करवाएं खुद को, वैक्सीनेशन लगवाएं खुद को, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी सेहत इस चीज़ से अब जुड़ी है। और फैसल, अगर मैं ये कहूँ ना कि हमें अब इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, यानी ये समझ लेना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा, हमारे लिबास का हिस्सा बन चुका है मास्क। और जब तक मास्क हमारे मुंह पे नहीं, हमने घर से बाहर नहीं निकलना, तो मेरे ख्याल से तब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी। लेकिन वही बात है कि हुकूमती पॉलिसीज़, चाहे वो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी हो या फिर सूबाई हुकूमत की पॉलिसी हो, हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा सख्त हो सकती है, लॉकडाउन कर सकती है, पकड़ सकती है, लेकिन एट द एंड काम जो है वो आप लोगों ने ही करना है, अवाम ने ही करना है।
तो प्लीज़ जाइए, वैक्सीनेशन लगवाइए, ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं। इसमें कोई ऐसा मज़ाइका नहीं है कि आपको ये सुनने को मिलेगा जी कि वैक्सीन मौजूद नहीं है या पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं वो इसलिए हम बात करते हैं फैसल कि हम कल ये बता सके अपने नाज़रीन को जनाब कि आज ट्रांसमिशन रेट भी नीचे आया, आज अमवात का जो रेशो है वो भी नीचे आया। अल्लाह करे वो दिन बहुत जल्दी आ जाए जब फैसल करीम और महक असलम ये बात करें। बात यह है कि जैसा आप कह रही है कि ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है तमाम तरह SOPs को, इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में अब ऐसे मूव आप नहीं कर सकते। और अगली खबर भी उसी से जुड़ी है, अगर आपको उम्रा करना है तो वैक्सीन तो लगवाना होगी और SOPs पर अमल करना होगा। उम्रा ज़ायरीन के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मंजूर शुदा वैक्सीन जिनमें एस्ट्राजेनेका, फाइज़र, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। वैक्सीन के मुकम्मल डोज की तस्दीक के लिए सरकारी सर्टिफिकेट का होना लाजमी करार दिया गया है। अब जो सऊदी जनरल अथॉरिटी सिविल एविएशन ने तमाम एयरलाइंस को हिदायतनामा भी जारी कर दिया है और प्लीज़ एयरपोर्ट जाकर रुसवा के वापस ना आएँ। इसके मुताबिक मुकम्मल वैक्सीनेशन के बगैर उम्रा ज़ायरीन को परवाज़ में सवार नहीं किया जाएगा। हमने बहुत से ऐसे मनाजिर देखे, लोग पहुँचे एयरपोर्ट, वहाँ पर आपको दोबारा भेजा गया। खैर आगे बढ़ते हैं और महक असलम लाहौर के दौरे पे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान भी लाहौर के दौरे पे। कप्तान की बात करते हैं। हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ कि वो दौरे पे, लेकिन एक रोज़ा दौरे पर लाहौर ज़रूर आएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पहले स्मार्ट जंगल का बुनियाद जो है वो रखा जाएगा, तो महक ये तो बड़ी अच्छी चीज़ होगी। बिल्कुल। और फैसल पीटीआई गवर्नमेंट का हमेशा से हमने देखा कि उनकी ये चीज़ जो है ना बड़ी काबिल तारीफ़ रही है। ये सरसब्ज़ पाकिस्तान हो जाए या फिर इस हवाले से काम हो जाए, शजरकारी मुहिम हो जाए। 14 अगस्त पे भी जिस तरह से हमने देखा कि कैंपेन की गई है वो काबिल तारीफ़ है और ये हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए बड़ा अच्छा है। जिस तरह से आज जिस चीज़ का संग बुनियाद रखा जा रहा है उसमें मुख्तलिफ वफूद से भी मुलाकात होगी और गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात होगी। इत्तलात कुछ ऐसी भी मिल रही थी कि गवर्नर पंजाब के हवाले से हम पिछले दिनों सुन भी रहे थे शायद कि जनाब उनकी कुर्सी पे कोई और विराजमान हो रहा है, तो आज उन्हें मुकम्मल तसल्ली दी जाएगी कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, गवर्नर पंजाब आप ही रहेंगे। तो चौधरी सरवर से और जनाब इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब वज़ार साहब से वन ऑन वन मुलाकात होनी और पंजाब की जो सूरत हाल जिस पे हम डेली बात करें ना ख़वातीन के हवाले से, इस पर आज ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म जो हैं वो बैठक भी लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जब बैठक की बात करते हैं तो बैठक तो एक और जगह पर लग रही है जहाँ जब भी बैठक लगती है तो समझ में ये आता है कि एक नई पॉलिसी बनने जा रही है, एक नए अहकामात सामने आ रहे हैं। हम बात करें अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में अमरीकी मिशन जो है 31 अगस्त तक जो है वो निकल जाएगा। तालिबान की बातें नहीं, उनका तर्ज़ अमल जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ फैसल, ये जो बाइडन जो अमरीकी सदर हैं उनका बयान है ये। बिल्कुल। तालिबान जो हैं अफ़गान शहरियों को काबुल एयरपोर्ट जाने की इजाज़त देने से वो इनकार कर रहे हैं। दे हैव देयर ओन रीजंस। गैर मुल्की अफवाज पर मुकर्ररा डेडलाइन तक अफ़गानिस्तान से निकल जाने पर जोर भी दिया। तर्जुमान जो हैं ज़बीला मुजाहिद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीका हमारे लोगों को बाहर जाने की तरगीब ना दे। उन्होंने कहा कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो अफ़गानिस्तान में रहे क्योंकि आपका मुल्क है, आपने इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है। पंशेर का मसला जो है वो उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि किसी को भी अफ़गान सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। और जैसे कि मैं आप कह ही रही थी कि अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी मिशन 31 अगस्त की डेडलाइन तक ख़त्म करने का मंसूबा है। ये इसलिए क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ बयान आया था कि 31 अगस्त सुर्ख लकीर है, इसके आगे अगर जाएंगे तो फिर हालात के ज़िम्मेदार सारे ही होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान की हमने बात की, अब बात करेंगे उस तैयारे की जो टू बी और नॉट टू बी के बीच में फंसा हुआ। यूक्रेन का तैयारा हाईजैक हुआ या नहीं हुआ, इसका पता चल गया है। काबुल से उड़ान भरने वाला यूक्रेन का तैयारा हाईजैक नहीं हुआ। दैट मीन्स नॉट टू बी। यूक्रेनी हुकूमत ने अपने ही डिप्टी वज़ीर ख़ारजा के दावे की तरदीद की। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तैयारा बाहिफाजत वापस आ चुका है। कल बड़ा इस पर शोर मच रहा था, लेकिन अब जो डिप्टी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इनखला में पेश आने वाली मुश्किलात का जिक्र कर रहे थे। खैर आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे उस दिफा की कि जिसे मजबूत से मजबूत तर बनाना है। पाकिस्तान का दिफा और फतह 1 गाइडेड मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है। फतह 1 हर किस्म के रवायती वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। महक
और देखें, आप ये देखेंगे जब जब हम ऐसी कोई चीज़ लॉन्च करते हैं या उसका कामयाब तजुर्बा करते हैं तो यकीन करें कि भारत को बड़ी आग सी लग जाती है। तो जनाब जो फतेह वन है वो हर किस्म के रवायती वॉर हेड ले जाने की सलाहियत भी रखते हैं। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कामयाब लॉन्चिंग पर ये मुबारकबाद भी दी और मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं हमारे सिक्योरिटी इदारे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ज़रा ओलंपिक्स के बाद होने क्या जा रहा है। ओलंपिक्स के बाद टोक्यो में खुसूसी अफराद के पैरा ओलंपिक्स मुकाबलों का आगाज़ हो चुका है। फनकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस और शानदार आतिशबाजी जो है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उन्होंने बेहतरीन किस्म का माहौल पैदा कर दिया है। पाकिस्तानी दस्ता भी परेड में शरीक हुआ है और पाकिस्तान के 2 एथलीट्स हैदर अली और अनीला जो है उन्होंने डिस्कस थ्रो मुकाबलों में शिरकत की है। तो जनाब ये एक बड़ी अच्छी बात है कि चलें खेल के मैदान में हम किसी ना किसी तौर पर तो अपनी नुमाइंदगी करते हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं दोबारा से कोविड के हवाले से। और कोविड की जब भी हम बात करते हैं तो चौथी लहर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है। लेकिन उससे पहले महक हम एक चीज़ है और वो ये कि चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी उन्होंने वज़ीर आज़म से फिर मुलाकात की है और गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान और रमीज़ राजा की मुलाकात में गुफ्तगू क्या हुई ये भी समा जो है वो सामने ले आया है। ड्रॉप सीन हुआ है रमीज़ राजा का, तो आगे चल के इस पर मज़ीद बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कोविड की और आपको ये बताएं कि वैक्सीनेशन के बगैर सफ़र, शॉपिंग कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकेगा क्योंकि एनसीओसी ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत वैक्सीनेशन के लिए अब ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टेशन अमले की बारी है, जैसे मैं आप बता भी रही थी। बिल्कुल, और जैसे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन अमले के लिए 31 अगस्त तक का जो है वो उन्होंने डेडलाइन दे दी जनाब। 31 अगस्त जो है, 31 अगस्त तक अगर ये नहीं होती तो जनाब फिर आगे क्या होगा ये भी एक वो है। और जनाब शादी हॉल्स में दाखिल होने के लिए 30 सितंबर तक का है। रेल मेट्रो बसेस में सफ़र के लिए 15 सितंबर तक सिंगल डोज़, ये सिंगल डोज़ की हम बात कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये कहा गया है कि सिंगल डोज़ लगवाएं तो प्लीज़ जाइए ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नौशीन हामिद साहिबा ने। नौशीन साहिबा, बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इब्तिदा में हम बात करेंगे 24 घंटे के दौरान होने वाली अमवात की, जिसका हम जो रेशो हम अपने नाज़रीन को बता भी रहे थे, इंतहाई अलार्मिंग था। 141, 100 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट होती हैं। कोरोना की चौथी लहर हमें तेज़ होती हुई, ख़तरनाक होती हुई नज़र आ रही है। अगर यही सूरत हाल रही तो हम क्या समझें कि हुकूमत जो है क्या सख्त फैसले लेगी, क्योंकि अब जिन जिन लोगों को डेडलाइंस दे दी गई हैं कि सिंगल डोज इस तारीख तक लगवा लें, मज़ीद इकदाम क्या हो सकते हैं? मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ खुदा न खास्ता हमें जाना पड़ सकता है क्या? हाँ जी, देखिए ऑप्शंस तो ऐसी पेंडेमिक में और इसी तरह की सिचुएशन में सारी ही टेबल के ऊपर होती हैं और किसी वक्त कोई भी ऑप्शन जो है जिसकी ज़रूरत पड़े वो यूज़ की जा सकती है। मगर अभी फ़िलहाल मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये पेंडेमिक जो है आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हमें इसके साथ मुकाबला करते हुए, और अभी हमें ये नहीं पता कि ये कितना अरसा और इसी तरह से हमें इसके साथ मुकाबला करना है। तो ऐसे में आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी को क्लोज डाउन नहीं कर सकते, बल्कि आप ऑल्टरनेट वेज ढूंढते हैं कि जिससे आपकी मईशत भी चलती रहे, ज़िंदगी का कारोबार भी चलता रहे, बच्चों की एजुकेशन भी चलती रहे और लोगों के लिए जो है वो ज़िंदगी की सहूलियात भी मुहैया होती रहे। तो उसके लिए वाहिद तरीका इस वक्त यही है हमारे पास कि जो वैक्सीनेशन है उसकी प्रोसेस को तेज़ किया जाए, क्योंकि ये एक हमारे पास मौजूद है इस चीज़ का एविडेंस कि अगर हमारी 70% पॉपुलेशन जो है एलिजिबल पॉपुलेशन, अगर हम उसको वैक्सीनेट कर लेते हैं तो हम एक तरह की अपनी पॉपुलेशन में इम्यूनिटी क्रिएट कर लेंगे जो कि इसके फैलाव को या इसके तेज़ फैलाव को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेती है। और वैक्सीनेशन की वजह से जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगती है, अव्वल तो चांसेस होते हैं ज़्यादा कि वो इन्फेक्ट ना हो, पर अगर वो इन्फेक्ट भी होते हैं तो उनकी बीमारी जो है वो मामूली नौयत की होती है, हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और अर्ली रिकवरी हो जाती है। तो इसलिए अब इस पेंडेमिक के साथ हमें जिसे कहते हैं न्यू नॉर्मल, नए तर्ज ज़िंदगी के साथ हमें अपने आप को अडैप्ट करना है, जिसके अंदर SOPs और वैक्सीनेशन जो है वो शामिल है। सही है। अच्छा नौशीन साहिबा, क्योंकि आप गुफ्तगू कर ही रही थी तो उसी से हम सवाल जोड़ देते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने एक रिसर्च दिखाई थी कैनेडियन कि जिसके मुताबिक अगर यंग पीपल में ये चीज़ आती है तो उनसे जो ट्रांसफ़र होता है ना एल्डरली को वायरस, वो बड़ा डेडली हो रहा है। तो अब ये जो 15 से 17 साल के नौजवान हैं ये कौन सी वैक्सीन लगवा सकेंगे, इस हवाले से क्या बताइएगा? जी देखिए, अभी 1 सितंबर से तो इंशाल्लाह 17 प्लस की वैक्सीनेशन शुरू होगी और फिर बाकियों की डेट लेटर ऑन आ जाएगी।
हम इंशाल्लाह ताला इनको फाइज़र की जो वैक्सीन है उससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया में फ़िलहाल 2 वैक्सीन्स ये हैं, फाइज़र और मॉडर्ना, जो कि 12 प्लस के लिए अप्रूव की गई है। बाकी वैक्सीन्स 18 प्लस के लिए थी, क्योंकि उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे और उनका हमारे पास क्लिनिकल डाटा मौजूद है। तो मगर फाइज़र और मॉडर्ना वो 2 वैक्सीन्स हैं जो कि 12 प्लस के लिए दुनिया में अप्रूव कर दी गई हैं, और पाकिस्तान में फ़िलहाल हम फाइज़र के साथ शुरू करेंगे। ओके और अच्छा मैम, एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग है कि कराची में एक बार फिर रेट बढ़ रहा है। ओवरऑल बात करें तो 141 इन 24 आवर्स आई गेस बहुत ही ज़्यादा स्टैगरिंग है। 110 दिन के बाद हमने ये इतनी बड़ी फिगर रिकॉर्ड की है, वरना ऐसा भी वक्त आ गया था कि हम 100 से नीचे चले गए थे, जिसमें बड़ा खुश हो रहे थे। एक तो ये, दूसरा ये कराची के जो स्टैट्स हैं ना वो बड़े परेशान कुन हैं, और रेट जो है जब लॉकडाउन लगाया था उससे तो बहुत ऊपर जा चुका है। क्या हम आने वाले दिनों में एक मरतबा फिर लॉकडाउन देख रहे हैं? कंप्लीट तो नहीं मगर पार्शल क्लोजर देख रहे हैं, क्योंकि न्यू नॉर्मल तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा। देखिए, लॉकडाउन जो कंप्लीट लॉकडाउन है ना, वो इस चीज़ का सलूशन नहीं है। हमें इस चीज़ को समझना है, क्योंकि जिस वक्त भी आप लॉकडाउन लगाएंगे, अभी जिस तरह से आप खुद बता रहे हैं कि जब लॉकडाउन लगा था तो केसेस में कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई थी, पर आप लॉकडाउन को लॉन्ग टर्म लगा नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जब भी वो लॉकडाउन जो है केसेस थोड़े से नीचे आएंगे, आप लॉकडाउन को लिफ्ट करेंगे, अगेन वो सर्ज आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसके फैलाव को रोकना है, और उसके लिए ये कि SOPs की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जब तक हमारी वैक्सीनेशन एक खास उस तक नहीं पहुंच जाती फिगर, जब तक हम अचीव नहीं कर लेते। मगर अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कराची की एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है, इट्स अ बिग सिटी, और वहाँ पे हर किस्म की कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, कच्ची आबादियाँ भी, इस्लाम एरियाज़ भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वहाँ पर क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी लोगों की बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन छोटे छोटे इलाकों में कंजेस्टेड पॉपुलेशन है। तो ऐसे में ज़ाहिर है कि वहाँ पे फैलाव भी उसी हिसाब से ही हो रहा है। पर बहरहाल मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट अपनी कोशिशें कर रही है कि वैक्सीनेशन को भी स्पीड अप करे। 10 से 11 लाख लोग डोजेस डेली लग रही हैं। मोबाइल वैक्सीनेशन फिर रही हैं इस वक्त। 25 to 30% वैक्सीनेशन जो हो रही हैं वो मोबाइल यूनिट्स के थ्रू हो रही हैं, लोगों के डोर स्टेप्स पे जाया जा रहा है। तो और SOPs के लिए अब जिस तरह से अभी असद उमर साहब ने कहा है कि अब हम लोकल इंतज़ामिया और टेक्नोलॉजी दोनों को यूज़ करेंगे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक करने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। तो गवर्नमेंट जितने पॉसिबल मेजर्स है वो ले रही है, सिर्फ ये कि अब आवाम ही कोऑपरेट करे और जो हुकूमत इंस्ट्रक्शंस देती है उस पर अगर अमल करे, तो मैं समझती हूँ कि अगर ये मिलकर हम करेंगे तो हम अपने टारगेट्स को जल्दी अचीव करें। ठीक है, इंशाल्लाह। नौशीन साहिबा, लास्ट में एक और कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये चेक एंड बैलेंस वाला मामला पहले भी उठाया गया था और फिर पहले ये तजवीज़ सामने आई थी कि पेट्रोल पंप्स हो जाएं, ग्रॉसरी स्टोर्स हो जाएं, आपको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, ग्रॉसरी नहीं करने दी जाएगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको जब तक आप वैक्सीनेशन कार्ड नहीं दिखा देते कि आप वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन एक कुछ वक्त के लिए सिर्फ कुछ हिस्सों में सख्ती देखी गई। तो ये तजवीज़ क्या दोबारा NCOC में रखी गई है इस इजलास में कि दोबारा से ऐसा ही होगा कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी मेन है, जैसे पेट्रोल पंप है, ये ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, वो चाहे छोटे बड़े ये जैसे भी हैं, वहाँ पर वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना लाजिम है? जी बिल्कुल। अभी ये जो डेडलाइंस दी गई हैं, कुछ को 31 अगस्त की, कुछ को 30 सितंबर की, ये जैसे ये डेडलाइंस पूरी होती हैं, मैं समझती हूँ कि अब मैकेनिज्म्स डिवाइस किए जा रहे हैं कि किस तरह से चेक एंड बैलेंस को हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला इसके लिए, जिस तरह से असद उमर साहब ने कहा कि अब हम इस चीज़ की मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करेंगे। खाली पहले तो लोग खड़े होते थे, लोकल इंतज़ामिया होती थी, वो थोड़ा बहुत कह देती थी, लोग सुनते नहीं थे, मगर अब इंशाल्लाह ताला टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जाएगी इन सारी चीज़ों के लिए। तो होपफुली ये जो डेडलाइंस हैं इसके बाद मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो इसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कराने में कामयाब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया नौशीन साहिबा, आप हमेशा से हमारे लिए वक्त निकालती हैं। लोगों को अब ये समझने की बेहद दर्जा ज़रूरत है कि ये कोरोना का वार जो है बिल्कुल भी अभी दूर नहीं गया है, बार बार ये भेस बदल के आता है और बार बार हमारा इम्तिहान लेता है। तो लेट्स सी कि हम इस 4th वेव के ख़िलाफ़ कब अपनी फतह समेटते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे तो अफ़गानिस्तान के मामले पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। हम बात करेंगे अब शो में अफ़गानिस्तान की। तशवीशनाक सूरत हाल है, अफरा तफरी है, लोग खौफ का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में तालीमी इदारों की बंदिश से जो तलबा हैं वहाँ,
वो बहुत परेशानी में मुब्तला हैं। उन्हें अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र सता रही है, और परेशानी भी क्यों ना हो, अगर बैरून मुल्क से मिलने वाली स्कॉलरशिप्स ख़त्म हो गई तो इनके लिए तालीम का हुसूल मुश्किल हो जाएगा। अब अफ़गान जो तलबा हैं वो क्या सोच रखते हैं, यही जानने के लिए हमने रब्ता किया है। अफ़गान तालिब इल्म है सईदुल्लाह हमारे साथ। सईदुल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू नया दिन। You know, as we have seen disturbing scenes from Kabul airport, everybody in Afghanistan is scared and want to flee from the country. Is it the right perception coming out of the region? Sir, the 40 years plus war and bloodshed which used to take the lives of hundreds of Afghans every single has come to a complete halt. We don't hear about IDF and suicide blast target killings since the Taliban has taken over the country. As far as security is concerned, security on the streets and highways has significantly improved. Schools, educational institutes, state and private banks, private money exchange markets, as we used to call them, Sarafa markets, and public service government, NGO, international national NGOs remain closed, and development projects has also been paused. Shops and markets are gradually opening, and the crowd in the cities is back. That is a good thing, I believe. Some people are also scared, panicking and pouring to the airport to leave the country, as you see that in the media, which has caused a chaotic and disturbing situation in the Kabul airport. The Taliban is trying to assure the citizens about their future, security and an exclusive government. ओके, यानी कि आपका ये कहना है कि जो भी सूरत हाल है उस पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा परेशानी है, और जो अफ़गान जितने भी तलबा हैं उनको स्कॉलरशिप्स ख़त्म होने का महक ये डर है, डर जो है वो लोगों में बसा हुआ है कि किसी तरीके से वो लोग यहाँ से निकले। महक, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा सईद, प्लीज़ ये बताएं कि हाउ इज़ द स्टूडेंट कम्युनिटी, स्पेशली द यूथ ऑफ अफगानिस्तान, is watching the current situation of the country? As schools and educational institutes are completely closed, students and youth community is really worried and concerned about the future of their studies and about the type of educational system that the future Taliban government will introduce. Youth community is also worried about the future ruling of the Taliban, whether the world will recognize their government or they will be isolated by the world community as it was the case 20 years ago. They are also worried whether the outside world will allow them for higher studies in their countries, as Pakistan was giving scholarship, the rest of the world, other communities were also giving scholarships. So they are worried that whether this will continue even though the Taliban is ruling the country. Afghanistan, as you know, is a poor country and has mainly relying on foreign aids for the past 20 years. They are worried whether the world would continue to help Afghanistan or they will be left to their own resources, which is in no way sufficient. Apart from that, jobs and work have remained a great concern for young Afghan and graduates for the past 20 years and still is. बिल्कुल, जैसे कि सईद आप कह भी रहे हैं कि जो सूरत हाल बनी हुई है उससे एक जो अफ़गानी है जो मुल्क का मुस्तकबिल है उसे अपने मुस्तकबिल के इस वक्त लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि क्या उन्हें रोज़गार मिलेगा, क्या ही वो तालीम हासिल कर लेंगे। ख़ास तौर पे ये भी आप हमें बता रहे हैं कि जो भी तालिबान का इस वक्त रवैया है वो कितना लॉन्ग लास्टिंग है और उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। खैर, मूविंग ऑन नाउ, Saeed, just last few minutes with you because we know that the internet situation over there is not pretty good. As a young Afghan, what message would you like to give to the world, may it be your neighbors or other countries? I believe that world should wait and see what type of government will Taliban introduce, which is very difficult to predict at the moment. And if Taliban establishes a suitable
and just government in which everybody's right to live in peace and harmony is safe and their rights are given to them, then the world should recognize that and work with that government and help in the development of Afghanistan. Otherwise, the world community, especially Afghanistan neighbors, should put pressure on the Taliban to overcome the shortcomings of their government. बिल्कुल, और यही पाकिस्तान का भी पैगाम है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सईद फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक. वी विश ऑल द अफगानिस्तान बेस्ट ऑफ लक. हम पूरे अफगानिस्तान को जो है हम उनके पुरअमन रहने की दुआ करते हैं, और क्योंकि आपका अमन हमारे अमन से जुड़ा है. योर पीस इज़ अडहर्ड टू आस. खैर, हमने बात की एक तालिब इल्म से कि जो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और जैसे कि प्रोग्राम के इब्तिदा में ही महक हमने बताया था कि जो तर्जुमान तालिबान हैं उन्होंने अमेरिका को ख़बरदार किया है कि वो अफ़गान शहरियों को बाहर जाने की तरगीब ना दें. आपने देखा किस तरीके से एक तालिब इल्म जिनसे हमने बात की, जहन में इतना ज़्यादा खौफ है कि बस ऑल्दो कि वो कितने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, बट स्टिल ही वांट्स टू फ्ली फ्रॉम द कंट्री फॉर हिज ओन बेटरमेंट. वो जाना चाहते हैं यहाँ से क्योंकि उन्हें ख़तरा है आगे क्या मसला होगा. तो ऐसे में जो तालिबान तर्जुमान हैं उन्होंने बड़ी खरी खरी बातें सुना दी हैं. तो इसी हवाले से अब महक हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब. बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए. गुड मॉर्निंग. सबसे पहले तो यकीनन जिस हम बात कर रहे हैं तालिबान ने जिस तरह से अमेरिका को ख़बरदार किया है, उससे अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पे फ़र्क तो पड़ता हमें नज़र आता है, क्योंकि रोज़ाना कोई ना कोई नया बयान तालिबान की जानिब से जारी हो जाता है. कभी अफ़गानिस्तान की पॉलिसीज़ को लेके, कभी इंडिया को लेके, कभी अमेरिका को लेके. तो जो ये बदलती सूरत हाल है, उस बदलती सूरत हाल में बैठक भी लग रही है, फ़ैसले भी हो रहे हैं, और फिर उन फैसलों का बाज़ाबता ऐलान भी हो रहा है. तमाम तो सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, एक तो बात है कि एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि जो ही तालिबान आई हैं उन्होंने बड़ी क्लियर दो बातें कर दी हैं. एक, वो इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें वो तमाम जो वहाँ पर ग्रुप्स हैं, इसमें उज़्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं, हज़ारास हैं, फिर पश्तून्स हैं, बलोची हैं, सबको वो बराबर रिप्रेजेंटेशन देंगे. नंबर 2, उन्होंने बात ये की है जी कि हम यहाँ पर उन्होंने अपना बयान दे दिया कि जी सबको आप माफ़ी का ऐलान कर दिया. औरतों और लड़कियों को कैसे लाइफ गुजारनी है वो बड़ा क्लियर बता दिया. उन्होंने सरकारी मुलाजमों को वापस आ जाएँ, अफगान इस्लामी को माफ़ कर दिया. उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया. अब प्रॉब्लम ये है कि ये बाय डिज़ाइन जो स्पॉयलर्स हैं वहाँ पर, वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में पता नहीं क्या हो जाएगा, अफ़गानिस्तान में खून खराबा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. और एयरपोर्ट पे जो अमेरिकन ने एक लोगों को होप दिलाई कि हम अपने जो काम हमारे साथ कर रहे हैं उनको हम सबको लेके जा रहे हैं, उससे जो है वो सबसे ज़्यादा अफरा तफरी फैली है कि अगर वो 100 लोगों को जहाज़ में लेके जाते हैं तो 4000 लोग बेचारे पीछे उम्मीद से एयरपोर्ट पर चल पड़ते हैं. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त, और इसमें टोटल अमेरिकन आर टू बी ब्लेम. दे मस्ट रियलाइज कि इस मौके पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. और तालिबान ने कल जो हिज़्बुल्लाह मुजाहिद ने, हमने सुना, उन्होंने बड़ी क्लियर बात कर दी कि अब आज के बाद कोई अफ़गान जो है वो जहाज़ पे बाहर नहीं जाएगा, ओनली फॉरेन नेशनल्स विल गो. इससे ये होगा कि जो अफरा तफरी थी एयरपोर्ट के ऊपर, अनसर्टेनिटी थी, गलत होप मिली हुई थी, वो सब ख़त्म हो जाएगी, लोग वापस आएंगे. तालिबान वो नहीं है जो 96 में थे. अभी इस वक्त उन्होंने बहुत आपके सामने जो वो बात कर रहे हैं, बड़ी क्लियर कर रहे हैं. उन्होंने काबल पे कंट्रोल हासिल किया विदाउट फायरिंग अ बुलेट. कोई खून खराबा नहीं कर रहे, शहर में कोई नहीं कर रहे. एक बात का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि 40 साल से बेचारे पहाड़ों पे लड़ रहे हैं, उनको अभी सिविलाइज लाइफ का कोई पता नहीं है. इट विल टेक अ मंथ और सो जबकि उनको पता चलेगा कि कैसे रहना है, डिसिप्लिन कैसे रखना है, शहर में लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इस शरिया कानून के बारे में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, औरतों की, लड़कियों की, बच्चों की इज्जत कैसे करनी है, उनको एजुकेशन दिलानी, जो वो बड़ा क्लियर कह रहे हैं. फिर वो इवन की एंकर भी आप देखें, लेडीज़ हैं वो जो इंटरव्यूज ले रही हैं. तो ये बहुत पॉजिटिव बातें हैं. पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत ही अहम बातें हैं, और वो ये कि सिर्फ अफ़गानिस्तान में अमन हो. हम सिर्फ वहाँ चाहते हैं अमन हो, अफ़गान अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएं और पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट करे. एब्सोल्युटली. अच्छा सर, हम इस पे आपसे आगे भी बात करेंगे क्योंकि एयरपोर्ट पे तो बड़ी क्योटिक सिचुएशन बनी हुई है. ऑब्वियसली यूएस इज़ टू बी ब्लेम्ड, लेकिन जो वहाँ के आम लोग हैं, जो केले पे जो ठेले पे जो केला बेच रहे हैं ना,
वो भी जो है वहाँ से भागना चाह रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि हमें भी यहाँ से ले जाओ, हमारा कारोबार तबाह हो गया है। इनसाइड स्टोरी मैं आपको दे रहा हूँ। खैर, हम ये एक बड़ी अहम बात है सर कि सुर्ख लकीर 31 अगस्त है। ये कल बड़ा मीडिया में भी चला, लोगों ने इस पूरी दुनिया में ये शह सुर्खी बनी। क्या मतलब हम समझें इस चीज़ से कि अगर तो 31 अगस्त के बाद भी मुकम्मल इनखला नहीं होता, इज़ अफ़गानिस्तान हेडिंग टूवर्ड्स अनदर बैड सिचुएशन? देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। अफ़गान तालिबान जब अंडरस्टूड के बहुत उनकी अवाम ने सफ़र किया है, ये उन्होंने अल्टीमेटम इसीलिए दिया है कि ये टाइम पर चले जाएं, अमेरिकन ट्रूप जाएंगे तो जो लोगों में अफरा तफरी है, कन्फ्यूजन है, लड़ाई का डर है या बाहर जाने का शौक़ है, ये सब ख़त्म हो जाएगा और लोग इनवर्ड अपने मुल्क के अंदर रह कर फिर अपने अपने जो पुराने रोज़गार हैं उन पर आ जाएंगे और एक कंस्ट्रक्टिव सोच शुरू हो जाएगी। इस वजह से तालिबान ने ये उनको वार्निंग दी है और अमेरिकन को खुद जब उन्होंने वार्निंग अपना एक डेडलाइन रख ली थी तो फिर उनको जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी अमेरिकन ने देखें गलती ये की कि इतनी हेस्ट में विथड्रॉ कर रहे हैं। पहले अपने सारे सिविलियंस फैमिलीज़ को, फॉरेनर्स को, जो कॉन्ट्रैक्टर से जो इनके साथ काम करे, सबको पहले इवैक्यूएट करते, उसके बाद बगराम एयरपोर्ट खाली करते और फिर जाते। जब आप पहले फ़ौज निकाल लेंगे तो फिर अफरा तफरी तो होगी और एग्जैक्टली यही हुआ। तो उस वक्त अफ़गान तालिबान भी वीक थे। अब जब वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं तो आप उनको अपनी शर्तें मनवा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। यही गलती है, जानबूझ के किया गया कि अफ़गानिस्तान में खूनरेज़ी रहे, लड़ाई झगड़ा रहे, बदअमनी रहे, ताकि जितने हालात ख़राब होंगे उतना ही रॉ को वहाँ ज़्यादा मौका मिलेगा काम करने का। ISS है, उसके साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, NDS है, सब मिलके बहुत ज़्यादा पूरी कोशिश कर रहे थे कि चाइना में सिंकियांग प्रोविंस में प्रॉब्लम रहे और फिर पाकिस्तान में बलूचिस्तान में प्रॉब्लम से हमारा CPF मनसूबा कामयाब ना हो सके। राइट, देखना यही है कि क्या अब अफ़गानिस्तान की सिचुएशन बनती है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आन के अमूर पे आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। खैर, आगे बढ़ते हैं, ज़रा अपने अमूर की भी बात कर लेते हैं। एक ऐसा अवामी मसला है, इसका ताल्लुक़ किसी भी तबके से हो, इसका शिकार रहता है और परेशान रहता है। बढ़ती हुई महंगाई बढ़ती है, महंगाई होती है तो सब पे असर पड़ता है, ज़्यादा महंगाई होती है तो ज़्यादा असर पड़ता है, घरेलू बजट पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए अक्सर पाकिस्तानियों का ये दावा है कि उनके घर के माली हालात गुज़िश्ता 6 माह के मुकाबले में मज़ीद बदतर हुए हैं। तो हम आपके लिए लाएँ एक और दिलचस्प सर्वे, गैलप पाकिस्तान ने किया है ये। इसके मुताबिक 21% पाकिस्तानियों की राय ये है कि मुस्तक़बिल में उनके घराने के माली हालात मज़ीद बेहतर होंगे, स्ट्रेस में हैं बहुत। 34% को हालात बेहतर होने की भी उम्मीद है और 20% के मुताबिक हालात बदलने वाले नहीं हैं। तो क्या है मज़ीद इसके अदाद शुमार, कितने पाकिस्तानी हैं परेशान महंगाई से और कितने कंसर्न रखते हैं और कितने कहते हैं कि यही रहना है, अब तो आगे कहाँ जाना है। हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बताइएगा कि सर्वे के अहम नुकात क्या क्या हैं और क्या क्या सवाल किए गए थे। जी, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। ये एक सर्वे है जिसको हम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स कहते हैं और ये तकरीबन पिछले 2 साल से हर क्वार्टर में हम सर्वे करते हैं। मकसद ये होता है कि जो पाकिस्तानी कंज्यूमर है, पाकिस्तानी अवाम है, उनकी इकॉनमी के बारे में, अपनी इकॉनमी के बारे में, एक मैक्रो इकॉनमी होती है हुकूमत की, एक अवाम की अपनी इकॉनमी होती है, उसके बारे में उनसे हम गाहे बगाहे पूछते रहें कि उनके हाल अहवाल कैसे हैं। कि कई दफ़ा इकॉनमी के बड़े नंबर्स मसलन GDP और पॉवर्टी और ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें आवाम का क्या ख्याल है, आवाम की क्या हालात हैं, ये कहीं डूब जाते हैं। तो सबसे जो अहम चीज़ इसमें हमने उनसे पूछी वो ये कि आपके माशी हालात इस वक्त पिछले 6 महीने के मुकाबले में कैसे हैं। तो एक तरफ तो हुकूमत का दावा है कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, दूसरी तरफ आवाम का ये कहना है, तकरीबन 47% का ये कहना है कि वो पिछले 6 महीने के मुकाबले में भी उनके माशी हालात ख़राब हो गए हैं। तकरीबन 1/3 पाकिस्तानी मगर इसके बारे में एक मुस्बत राय भी रखते हैं। 37% का कहना है कि उनके हालात पिछले 6 महीने से बेहतर हैं। तो इसमें इसी तरह हमने उनसे महंगाई के हवाले से पूछा
तो आप हैरान होंगे कि तकरीबन 92% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि पिछले 6 महीने में उनके ख्याल से महंगाई में शदीद इजाफा हुआ है। तो ये दो चीज़ें हैं, इनकम में कमी महसूस हो रही है और महंगाई में इजाफा महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से एक ओवरऑल नाउमीदी की कैफियत है। अच्छा बिलाल, एक और चीज़, क्लास बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्लास डिफरेंस, स्पेशली पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना, और जो ये सर्वे किया गया इसमें यकीनन मुख्तलिफ तबकात के लोगों को मद्देनज़र रखा गया होगा, लेकिन 92% लोगों का ये कहना कि जनाब महंगाई बढ़ चुकी है, इसका मतलब ये है कि कोई भी क्लास हो, कोई भी तबका हो, हर कोई मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका जो ये सर्वे था किसी एक ख़ास तबके के लिए था? बिल्कुल, हमारा जो सर्वे होता है वो आम पाकिस्तानी की राय लेता है, जिसमें तबकात भी शामिल होते हैं और जिसमें मुख्तलिफ एजुकेशन, इनकम प्रोफाइल शामिल हैं। तो आपने सही सवाल किया कि जो इन्फ्लेशन की हद तक जो है हमने देखा कि इसमें कोई ख़ास तफरीक नहीं है। इवन पाकिस्तान में जो खाते पीते घराने हैं उनका भी यही दावा है कि उनको भी ये महसूस होता है कि उनका बजट जो है, जो इनकम पहले उनको मिल रही थी उसमें अब पूरा नहीं होता। एक जो चीज़ हमने इसमें देखी है वो ये कि इकॉनमी के बारे में जो अर्बन क्लासेस हैं और जो बिजनेस क्लासेस हैं, ये दो क्लासेस जो हैं वो रिलेटिवली मोर अपबीट हैं, मोर कॉन्फिडेंट हैं। उनका ये भी कहना है कि पिछले 6 महीनों में कुछ हालात बेहतर हुए हैं। तो एक कुछ तबकाती तफरीक सी भी नज़र आ रही है कि इकॉनमी में कुछ हिस्से तरक्की की तरफ जा रहे हैं और कुछ हिस्से तरक्की से महरूम रह रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे होल्ड करूँगा क्योंकि और आई वुड लाइक यू टू स्टे विद अस, बिकॉज आपने कहा कि जो पीपल कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, ऐसा ही है बिलाल साहब, ये जो है ये बड़ा शैटर हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स ये बेहतर हो रहा है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सप्लाई चेन एक्सपर्ट डॉक्टर शुजात मुबारक साहब मौजूद हैं, और मैंने बगैर अपने प्रोड्यूसर की इजाज़त आप दोनों को मर्ज किया है, बट आई गेस के ये दोनों एक दूसरे से मेल खाता है। तो शुजात साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी एक तरफ तो आवाम शिकवा कर रहे हैं कि जी महंगाई हो रही है और ये सर्वे भी हम देख रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड वज़ीर आज़म इमरान खान तो अच्छी खबरें सुना रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में आवाम को ये बताया है कि जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है OCCI, पाकिस्तान की पोजीशन इसमें मस्बत होती जा रही है। तो यार ये अजीब सी कैफियत है, आवाम कह रहे हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं है और दूसरी तरफ ये खबरें सामने आ रही हैं कि हालात बेहतर होते जा रहे हैं। हाउ वुड यू कंपेयर बोथ ऑफ दीज? थैंक यू वेरी मच। देखें, जो खान साहब फिगर्स दे रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट के दूसरे स्पोक्स पर्सन फिगर्स दे रहे हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, और ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी चंद महीनों के उनके जो लेवल्स हैं वो दे रहे हैं। लेकिन अवाम को उस वक्त फ़ायदा होगा जब ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कम से कम 2-3 साल इसी पोजीशन में रहें, फिर इनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। तो जो जैसे वज़ीर साहब कह रहे हैं कि जी बिजनेस कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है, तो हिस्टोरिकली ये देखने में आया है कि कम से कम 3 से 5 साल तक बिजनेस कॉन्फिडेंस अगर आपका एक बड़े लेवल पे रहेगा, तो फिर जाके आपके मुल्क में बिजनेस प्रमोट होता है, फिर आपके मुल्क में लोग आगे बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस का फायदा आपके अवाम को पहुंचता है। तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद अगर बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स बढ़ता है फिर कम हो जाता है, तो उसका फायदा नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहूंगा, जैसे अभी गैलप के सर्वे में भी ये बताया गया कि गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तो बात कर रही है, लेकिन जो पीपल कॉन्फिडेंस है वो शैटर हो चुका है। तो पीपल कॉन्फिडेंस इसलिए शैटर हो चुका है क्योंकि इन्फ्लेशन के ऊपर स्पेशली गवर्नमेंट का बिल्कुल भी फोकस नहीं है। तो जब तक गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस नहीं करेगी, ऑटोमेटिकली पॉवर्टी उससे बढ़ेगी और लोगों का कॉन्फिडेंस उससे शैटर होगा ही। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर आप बात कर लें, जो गवर्नमेंट ये कह रही है हमने उसको कम कर दिया, या आप जो दूसरे फिगर्स हैं उनकी बात कर लें, तो ये आप ये समझ लीजिए कि विंडो ड्रेसिंग है। ये फिगर्स 3 से 5 साल तक अगर बड़ी सतह पर रहेंगे तो फिर आवाम को फायदा होगा, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। ऑल राइट, अब यही चीज़ लेके मैं बिलाल साहब के पास जाना चाहूँगा। बिलाल साहब, एक और यहीं से एक टॉपिक निकल जाता है फिर नेक्स्ट सर्वे कि क्या हमारी ये जो सोसाइटी में पैरिटी है, क्या ये बढ़ रही है, क्या तबकाती डिफरेंस बढ़ रहा है? क्योंकि अब देखा जाए तो जैसे कि शुजात साहब भी कह रहे हैं कि मैक्रो लेवल पे
इनिशियली चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं, इनको भी आवाम तक बेहतरी पहुंचाने के लिए टाइम लगेगा, 3 से 5 साल। लेकिन क्या इस पॉलिसी से जिस पे हम गामजन हैं, क्या उससे हमारी जो सोसाइटी की पैरिटी है, क्या उसमें मज़ीद डिफरेंस आने का ख़तरा है? और अगर ऐसा होगा तो इससे फिर कितना नुकसान है? इस पर भी आई गेस एक सर्वे बनता है बिलाल साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आई थिंक पाकिस्तान में इंक्रीजिंगली जो पाकिस्तान का जीनी कोफिशिएंट है, जो कि बेसिकली ये मेजर करता है कि किस इनकम ग्रुप का, जो टॉप इनकम ग्रुप है और जो बॉटम इनकम ग्रुप है, उसमें कितना डिफरेंस पाया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें सिग्निफिकेंटली इजाफा हो रहा है। और बिजनेसेस की हद तक भी अनफॉर्चुनेटली ये है कि बड़े बिजनेसेस, बड़े कारोबारी, ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर बिजनेसेस जो हैं, उनमें एकदम से इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, मगर जो छोटे तबके का कारोबारी है, मसलन रिटेलर है, जो कि आम पाकिस्तानी को सर्व करता है, उसके हालात ख़राब हो रहे हैं और बड़े कारोबारी के हालात ठीक हो रहे हैं। हमारे ख्याल से लॉन्ग टर्म में ये इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं है। शुरू में ऐसा हो सकता है कि इकॉनमी जो है GDP ग्रोथ नज़र आए क्योंकि बड़े कारोबारियों में इजाफा हो रहा है, मगर असल जो बेस है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान का छोटा कारोबार है, जो कि 90% पाकिस्तान में जो कारोबार हैं वो छोटे कारोबार हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि ट्रिकल डाउन का इंतज़ार किए बगैर पाकिस्तान के जो छोटे कारोबार हैं, इनको एक सैर हासिल किस्म की उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, कि जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और साथ साथ पाकिस्तान में जैसे इन्फ्लेशन पे बात हुई, उसी तरह से इनकम बढ़ाने के लिए आम पाकिस्तानी के लिए साथ साथ काम किया जाए। ट्रिकल डाउन में 3-4 साल गुजर जाते हैं, PTI की हुकूमत अगली दफ़ा आती है, नहीं आती, तो इसलिए ट्रिकल डाउन का इंतज़ार किए बगैर आम पाकिस्तानी की मसाइल को हल करने के लिए बहुत से इक़दाम की ज़रूरत है। ऑल राइट, और यही चीज़ शुजा साहब, क्या हमें ट्रिकल डाउन, क्योंकि बार बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस पर बहुत फोकस रहा है कि जो निचली सतह है उस तक बेहतरी, उस तक जो अवाम, जो समरात हैं, मुआशी समरात जो भी हुकूमत लेती है, उस तक पहुँचने चाहिए। अगर हम इसी पॉलिसी पे कामज़न रहे और अगर हमारी पैरिटी बढ़ती है, तो आपको लगता है कि उनका ये विजन कामयाब होता नज़र आ रहा है आपको, या इसके लिए आप वी हैव टू चेंज सम स्ट्रैटेजी? देखें, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो इमरान खान साहब ने खुद कहा था उसी पे अमल करने की ज़रूरत है। जैसा कि बिलाल साहब ने भी फरमाया कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आते आते बहुत टाइम लग जाता है। अब दुनिया चेंज हो चुकी है। अब पाकिस्तान को 100 अरब रुपए की एक कंपनी के बजाय हमें 100 कंपनियां 1-1 अरब रुपए की चाहिए। तो इसके लिए इमरान खान साहब ने खुद ही कहा था, पहले अपना जो शुरू के दिनों में जो उनकी स्पीच हुई थी, जिसका बहुत मजाक भी उड़ाया गया था कि हम मुर्गी देंगे और अंडे प्रोवाइड करेंगे और ये सारी चीज़ें, तो अगर ये उसी पे ही स्टिक रहते और माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि छोटे लेवल के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते और जो छोटे दर्जे की सनतें हैं और जो दरमियाने दर्जे की सनतें हैं उनको प्रमोट करते, तो शायद उसके इफेक्ट्स ज्यादा तेजी से नजर आते हैं। अब भी खैर टाइम नहीं है, बाई गॉन लेट्स बाई बी गॉन, अभी बाई गॉन। अभी भी गवर्नमेंट अगर छोटे दर्जे की सनतों को और जो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके ऊपर अगर वो फोकस कर लेते हैं, तो किसी हद तक आने वाले 2 सालों में हमें बेहतरी आने के इम्कान आ सकते हैं। ये बेहतरी कम से कम नजर आ सकती है। एक और बात जो कि गवर्नमेंट बार बार कह रही है, शायद वो इससे डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन जो इनका इकोनॉमिक मैनिफेस्टो था उसका वो बड़ा इंटेग्रल पार्ट था, वो था एजुकेशन। देखें, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करते हैं, तो जब तक आप एजुकेशन के ऊपर प्रॉपर्ली फोकस नहीं करेंगे, आप ट्रिकल डाउन इफेक्ट को नहीं लेके आ सकते। खान साहब ने ये कहा था कि कोई 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हमारी गवर्नमेंट जब आएगी हम उन 2.5-3 करोड़ बच्चों को स्कूलों में लेके आएंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये फिगर को 3 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। तो अगर वाकई हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी हमें एक एजुकेशन इंक्लूसिवनेस की भी बात करनी होगी। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर लें। गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें हैं, यही वो चीज़ है ना जिसकी वजह से शायद आगे हम पाकिस्तान में बेहतरी देखें। अब PTI गवर्नमेंट को अब इस वक्त अपनी पॉलिसीज़ पे एक दफ़ा फिर से नज़रसानी करनी चाहिए। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मौजूद थे। बिलाल, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो जो हमारी जो हम बात करते हैं, जो हम ट्वीट्स देखते हैं, उसके असरात हमें ज़रा ऊपर की सतह पर तो अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन निचली सतह पर निचले तबके को इसके असरात कम मिलेंगे, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। कहेंगे नया दिन में एक बार फिर आपको खुशामदीद। हम एक बार फिर बात करेंगे कोरोना की।
लाहौर का रुख करें तो यहाँ वैक्सीनेशन का अमल तेज करने के लिए किए गए अहम फैसले। 30 अगस्त के बाद लारी अड्डों से बगैर वैक्सीनेशन मुसाफिरों को सफरी सहूलत नहीं मिलेगी, जबकि 30 अगस्त के बाद मार्केट्स में भी बगैर वैक्सीनेशन अफराद का दाखिला बंद करने के बैनर्स आवेजा किए जाएंगे। अब घर घर वैक्सीनेशन के लिए रजाकारों के जरिए सोशल मोबिलाइजेशन भी की जाएगी। इसके अलावा 18 साल से ज़ायद उम्र के तलबा और तालिबात के लिए कॉलेजेस में ही वैक्सीन सेंटर्स बनाने का फैसला कर लिया गया है। महक, तो ये लाहौर में तो बड़ी ज़बरदस्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इक़दामात के साथ साथ अगर मैं कहूँ फैसले के इस पर अमल दरामद अल्लाह करे उसी तरह हो जिस तरह से बातें होती हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इक़दामात उठाना और फिर उन पर अमल दरामद करवाना ये दोनों एक अलग अलग और बहुत मुश्किल मरहले हैं। इसी पर बात करने के लिए कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। ये जो 2 फैसले हैं कि जनाब डेडलाइन दे दी गई है वैक्सीनेशन कंप्लीट करने की और इसके बगैर आप सफ़र भी नहीं कर सकते, सुनने में बात करने में बड़ी अच्छी चीज़ें लग रही हैं, बड़े अच्छे फैसले लग रहे हैं, लेकिन फ़ैसले लेने और उन पर अमल दरामद करवाना ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे प्लीज़ बताएगा क्या प्लान तश्कील दिया गया है, क्योंकि अवाम सुनने को तो तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, तो सख्ती की ज़रूरत होती है। जी उस्मान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक, कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब, मुझे आपकी अब आवाज़ आई है, पहले आवाज़ तो नहीं आ रही थी जी। ओके उस्मान साहब, मुझे बताएगा सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। ये जो हम देख रहे हैं इक़दामात किए जा रहे हैं कि डेडलाइन दी जा रही है, सफरी पाबंदियां भी आयद हो सकती हैं अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। इक़दामात करना और इक़दामात पर अमल दरामद करवाना ये 2 अलग अलग और मुश्किल चीज़ें हैं, क्योंकि बातें हो जाती हैं, शुरू भी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन दरमियान में कहीं आके ये चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं। जो प्लान तश्कील दिया गया है पंजाब वालों के लिए, प्लीज़ अगर आप वो शेयर कर सकें। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। देखिए, मैं सबसे पहले अप फ्रंट ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन है ये सिर्फ अब कागज़ों वाली बात नहीं है। रोज़ाना के नंबर्स हैं, रोज़ाना लोग आके वैक्सीनेशन कराते हैं, और मैं बड़ी मौदबाना तरीके से ये बात करना चाहता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट पिछले तकरीबन 6-7 माह से, अब तकरीबन 8 माह से यही काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा तवज्जो दिए हुए है। और मेरा ये ख्याल है कि शायद कहीं ना कहीं दूसरे कामों पर ये असरअंदाज भी हो रहा है। पूरा का पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट अपने सारे पैराफर्नेलिया के साथ पिछले 7-8 माह से ये काम कर रहा है, और कब तक करते रहेंगे हम? अल्टीमेटली हमने कहीं ना कहीं इसको वाइंड अप करना है, दोबारा वापस जिन कामों पर हम पहले काम किया करते थे, जिन चीज़ों पर, उनके ऊपर तवज्जो भी देनी है। सो ये हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट कराया जाए, और जो हमारे दीगर काम हैं, पोलियो है, डेंगू है, रूटीन की इम्यूनाइजेशन है, दूसरी दीगर बीमारियां हैं, उन पर तवज्जो दी जाए। और ऑब्वियसली उन पर तवज्जो अभी भी है, लेकिन कम है। आप देखिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर सेंटर्स की तादाद में इजाफा किया जाता है, वही डिपार्टमेंट है, वही रिसोर्सेज हैं, कहीं ना कहीं थोड़े से नए रिसोर्सेज ऐड किए जाते हैं, पुराने रिसोर्सेज ओवर स्ट्रेच हो रहे हैं। तो हमारी तो कोशिश है कि जल्द से जल्द इनको हम वैक्सीनेट सब लोगों को करके वापस अपने पुराने कामों पे हैं। अब आपने जो दूसरा सवाल किया कि हम कैसे करने जा रहे हैं, क्या तरीक़ेकार है, देखिए अभी तक जो हमारी वैक्सीनेशन चलती रही वो वॉलंटरी बेसिस पे चलती रही। हमारा ये ख्याल था कि हम सेंटर खोल के बैठे हुए हैं, लोगों को खुद से वैक्सीनेशन करानी है, वो हमारे पास आ रहे हैं, और ये किसी हद तक कामयाब भी था। कुछ अच्छे दिन वाले नंबर्स वाले दिन होते थे, कुछ बुरे नंबर्स वाले दिन होते थे, बीच में गर्मियाँ आ गई, हब्स का मौसम बढ़ गया, बारिश वाले दिन आ गए, कुछ हमारी रिलीजियस फेस्टिविटीज़ आ गई, तो कहीं ना कहीं ये अप्स एंड डाउन्स आते रहे। नंबर हमारे सेंटर्स जो थे उनकी तादाद को बहुत ज़्यादा नहीं थी। यानी कि अब हमने जो नया किया है वो ये किया है कि हम एक तो स्टिक एंड कैरेट मॉडल ला रहे हैं, यानी कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको कोई फ़ायदा है, या अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको कोई नुकसान भी है। मतलब एक तो ये स्टिक एंड कैरेट मॉडल है ताकि लोगों को थोड़ा सा एहसास हो कि अगर हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं, और वो पाबंदियां क्या हैं जो लग सकती हैं। लेकिन दुनिया भर से हमारे मुशाहिदे में ये बात आई है कि ये बीमारी ट्रैवलर्स ने फैलाई है, और ट्रैवलिंग की वजह से और मोबिलिटी की वजह से ये बीमारी बढ़ी है या फैली है। दुनिया भर का मुशाहिदा आप सामने रख लें, इंटर कॉन्टिनेंटल देख लें, इंटर रीजन देख लें, इंटर कंट्रीज़ देख लें, आपके सामने ये बात आएगी कि जो रीजन्स या जो कंट्रीज़ कम मोबाइल हैं वहाँ पर
ये बीमारी कम है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी देखेंगे तो जिन शहरों के अंदर मोबिलिटी कम है वहाँ पर बीमारी कम है, और जो शहर ज़्यादा मोबाइल हैं बाय द नेचर ऑफ देयर इकॉनमी, तो वहाँ पर ये बीमारी आपको ज़्यादा नज़र आती है। कराची, लाहौर, इसी तरह हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस बीमारी का अभी तक वजूद ही नहीं है। लोग समझते हैं कि ये मजाक है और ये बीमारी बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती। असल वजह उसकी ये है कि वहाँ पर मोबिलिटी उन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए इस पॉइंट पे भी ये जो ये जो चौथी लहर है ना, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ, अर्ज करना चाह रही हूँ कि इस चौथी लहर में भी ना हमें लोगों को अवेयर करने की बड़ी ज़रूरत है। अगर स्पेशली मैं लाहौर की बात करूँ तो जो ताज़ा आदाद शुमार है, अगर आप हमारे साथ फिगर्स शेयर कर सकें कि अमवात की तादाद अभी तक कितने रिकॉर्ड हो गई है, मस्बत केसेस की शरह जो है वो क्या है? जी बिल्कुल, मैं ये नंबर्स भी आपको बताता हूँ। मैं बुनियादी तौर पर ये कह रहा था कि अगर हम इस मुशाहिदे को सामने रखें तो जो सबसे ज़्यादा मोबाइल लोग हैं उनको हमें टारगेट करने की ज़रूरत है। इसी तज्ज़िये की वजह से, इसी तनाजुर में हमने लाहौर के अंदर जो अभी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं या जो कर्ब्स लगाई हैं, वो टारगेट हमने उन्हीं लोगों को किया है जो मोबाइल हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, जो होटल्स में जाके किसी न किसी टूरिज़म के पर्सपेक्टिव से रहते हैं, या जो पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल लेने जाते हैं या मार्केट्स में मूव करके जाते हैं। तो उन जगहों को टारगेट करके हमने ये कर्व्स लगाए हैं या ये डेडलाइंस अनाउंस की हैं, इस सोच के साथ कि अब लोगों को शायद नहीं बल्कि यकीनन यह वैक्सीनेशन उन्हें करानी पड़ेगी, तभी जाके वो इस तरफ आएंगे। अगर आप नंबर्स की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में हमारे अनफॉर्चुनेटली 12 लोगों की डेथ हुई, और लाहौर के अंदर तकरीबन 790 ऑड केसेस जो हैं वो कोविड के देखने को मिले। पिछले चंद दिनों से आहिस्ता आहिस्ता चौथी लहर की वजह से केसेस की तादाद में इजाफा आ रहा है। कोविड ये जो डेल्टा वेव है, ये जो डेल्टा वेरिएंट है, इसका जो ओवरऑल तज्जिया पूरी दुनिया से सामने आया वो यही कि जो इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें जो सबसे नुमायाँ खुसूसियत है डेल्टा वेरिएंट की वो ये है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है जो पिछले वेरिएंट्स से उनसे, और वो मुशाहिदा हमारे पास हमारे इल्म में ये बात पहले से थी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस वक्त से पहले अनाउंस की गई और वो कर्व्स भी लगाए गए, और वो उन नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस की इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ अब हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन की तरफ भी तेज़ी से आएँ और वैक्सीनेशन का रुझान जो है वो उनके अंदर तेज़ी से देखने को मिले। नंबर ऑफ़ सेंटर्स हमने बढ़ाए हैं लाहौर के अंदर। जो हमारे पहले जो सेंटर्स थे उनको हमने तकरीबन डबल किया है। यूनियन काउंसिल की सतह पर अब कम से कम एक सेंटर जो है उसको न सिर्फ फंक्शनल किया जा रहा है, बल्कि उस सेंटर से हमारी 3 से 4 सोशल मोबिलाइजेशन की टीम्स मूव करेंगी, जो वहाँ जाके लोगों को घर घर जाके बताएंगी कि ये आपके इलाके के अंदर सेंटर आ गया है, और वहाँ से वो डेटा भी इकट्ठा करेंगे कि किन लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली है और किन लोगों ने नहीं करवाई, फर्स्ट डोज कौन सी लगी है, सेकंड डोज कौन सी लगनी है और किस तारीख को लगनी है। ये तमाम चीज़ें जो है वो अब हम घर घर जाके ना सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं बल्कि बहुत एक एग्रेसिव तरीके से इस कैंपेन को लेके चल रहे हैं। और पिछले अगर चंद दिनों में आप नंबर्स देखेंगे तो आपको बतदरीज नंबर्स में इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। ये जो परसों का दिन था वो हमारा हाईएस्ट था, कल का दिन हमारा परसों से भी ज़्यादा बड़ा था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इसी तरह अब हम ऊपर ही जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इसमें किसी किस्म की कोई डिप नहीं आएगी। हमारा टारगेट अब ये होना चाहिए कि जल्द से जल्द जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको हम वैक्सीनेट कराएं। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक तो सर ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि जो लारी अड्डे हैं उन पे ये तमाम तर इंतज़ामात करना, क्योंकि आप मज़ीद अब ट्रांसपोर्ट की बंदिश भी नहीं कर सकते। रोज़ाना लोग लाहौर आते हैं पूरे पंजाब से और फिर वीकेंड्स पे चले जाते हैं। इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है जो ट्रैवल करती है काम के सिलसिले में और दीगर सिलसिले में। एक तो ये, दूसरा ये कि जिन जंगी बुनियादों पे हम ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, पहले हम मैक्रो लेवल पे कर रहे थे और अब माइक्रो लेवल पे भी आप लोग जाके कर रहे हैं, यानी कि हम आगे चल के ये भी देख सकते हैं कि अब डोर टू डोर जिस तरह पोलियो वैक्सीनेशन करते आए हैं हम, इसी तरह अब हम कोविड वैक्सीनेशन भी डोर टू डोर जाकर करना शुरू कर दें। इसकी भी मेरे ख्याल से वक्त आने वाला है। मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाहूँगा। पोलियो के कतरे पिलाना और कोविड का टीका लगाना थोड़ा सा फ़र्क है। हम डोर टू डोर कह तो रहे हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये यूनियन काउंसिल लेवल पर 1 या 2 सेंटर्स बनेंगे और उसके बाद फिर हम वहाँ से आउटरीच टीम्स मूव करेंगे जो जाके लोगों को वहाँ से कन्विंस करके उन सेंटर्स पे लाएंगी। देखिए, इस वैक्सीन में और जो मतलब पोलियो के कतरे हैं उसके अंदर बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों का बड़ा प्रोमिनेंट डिफरेंस है। और एक तो यह है कि कोल्ड चेन मैनेजमेंट हमने पोलियो के ड्रॉप्स में भी करनी होती है, लेकिन कतरे पिलाने के लिए आपको सिर्फ सायादार जगह चाहिए। बच्चे का मुंह खोला, किसी ने बच्चे को गोद में बिठाया हुआ और आपने कतरे पिला दिए और आप वापस आ गए। ये जो टीका लगाने का अमल है ये ज़रा थोड़ा सा लंबा है। इसके लिए आपको मेज़ कुर्सी चाहिए, किसी को बिठाना है, उसको आराम से बिठा के उसके बाजू की आस्तीन ऊपर करनी है।
सो इसके लिए ये सायादार जगह तो नहीं, आपको कोई बैठक चाहिए जहाँ पे बैठ के आप ये काम करें। और हो सकता है कि टीका लगाने के बाद जो जिसको टीका लगा है उसको हो सकता है थोड़ी देर लेटने की ज़रूरत हो। तो ये इस तरह से घर घर जाके टीका लगाने की कैंपेन नहीं हो सकती, या उसकी एविडेंस हमारे पास अदरवाइज़ भी नहीं है। हम पोलियो की इस तरह की इम्यूनाइजेशन ज़रूर करते हैं जिसमें हम लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो टीका लगा के करते हैं। उसमें हमारे पास भी ये एविडेंस है कि हम स्कूल्स में जाके, यूनियन काउंसिल्स में इस तरह छोटे छोटे सेंटर्स बना के, और वो सेंटर्स जो है वो टेम्प्रेरी होते हैं, 3-4 दिन के लिए एक सेंटर हुआ, 3-4 दिन के लिए दूसरा सेंटर हुआ, तो इस तरह से हम अपने टारगेट्स अचीव करते हैं। लेकिन ये जो यूनियन काउंसिल का प्रोग्राम बना रहे हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास कम से कम 4 टीम्स होंगी, 4 लोगों की हर सेंटर के साथ जो मूव करेंगी चारों मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। वो तमाम अपने एरिए को मैप करेंगी, कितनी मार्केट्स हैं, कितने घर हैं, कितने 18 साल से ऊपर उम्र के लोग हैं, वो किस टाइम पे अपने घरों में होते हैं, कौन सी वैक्सीन लगानी है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पिछले चंद दिनों का मुशाहिदा भी हमारे पास ये आया कि इनके नंबर्स बढ़े हैं। इन लोगों की हम ट्रेनिंग अलग से करवा रहे हैं। ये जो सोशल मोबिलाइजर्स हमने इंगेज किए हैं, ये सोसाइटी से हमें मुख्तलिफ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं, और ये नौजवान लड़के लड़कियां हैं और ये माशाल्लाह बहुत इंथुसियास्टिक हैं। इनको हमने छोटी सी ट्रेनिंग करवाई है जिसमें इनको एक क्वेश्चनर बना के दिया है कि इन्होंने किस तरह लोगों को जाके कन्विंस करना है, लोगों के जो खदशात हैं वो कैसे दूर करने हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना वैक्सीन को लेकर कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो लोगों को सिखाने में, उनको अवेयर करने में बड़ी आगे आ रही है। ये तो नई चीज़ों की बात होगी। अगर थोड़ा सा हम नज़र पीछे की तरफ डालें तो हमने देखा था कि रेस्टोरेंट्स में दाखिले के लिए आपको सर्टिफिकेट दिखाना है, शॉपिंग मॉल्स में जाते हुए सर्टिफिकेट दिखाना है। स्पेशली अगर मैं लाहौर की बात करूँ ना, तो लाहौर में मैं तो जहाँ जहाँ गई, किसी रेस्टोरेंट में गई, किसी शॉपिंग मॉल में गई, मुझसे तो ना किसी ने सर्टिफिकेट मांगा, ना किसी ने मुझसे पूछा, मैं चुप करके अंदर चली गई, किसी ने कोई सवाल भी नहीं किया। मैं आपका मुझे नहीं पता आपका मुशाहिदा कौन से शहर का है। अगर आप लाहौर में आएँ तो लाहौर में सर्टिफिकेट बिल्कुल चेक होते हैं, और सर्टिफिकेट की बुनियाद पर लोगों मैं लाहौर में मुझसे आप काइंडली ज़रूर शेयर करें कि वो कौन से रेस्टोरेंट्स, मुझे वो रेस्टोरेंट ज़रूर बताइए, क्योंकि हम बिल्कुल बहुत इस पे मामले पे सख्ती कर रहे हैं और किसी किस्म की कोई छूट नहीं है। ये मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि ये अनाउंसमेंट सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक नहीं है। वी आर प्रिटी सीरियस ऑन दिस, और अगर कोई इस तरह वायलेट करेगा और वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो कानून अपनी हरकत में आएगा। हम अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये तहफ़्फ़ुज़ करके दिखाएँगे। सही है, ठीक है। उस्मान साहब बेहद शुक्रिया, मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और जो नए प्लान तश्कील दिए जा रहे हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जिसमें हमारी नौजवान नस्ल जो है, अब हमें नज़र आ रहा है कि सूबाई हुकूमत के शाना बिशाना खड़े। और फैसल, जैसे हम बात करते हैं ना कोविड की बदलती सूरत हाल की, तो ये भी चौथी वेव है जिसमें हम इतनी ख़तरनाक चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये कोरोना की जो लहर है ये यहीं थम जाए, ये चौथी लहर हम एक दिन अनाउंस करो जी, आखिरी लहर थी वो चौथी लहर थी, उसके बाद सब कुछ जो है वो सुकून वाला। तो फैसल, आगे हम किस जाने बढ़े, आगे क्या क्या मज़ीद हमारे पास चीज़ें हैं अपने नाज़रीन से डिस्कस करने के लिए? आगे एक अहम डेवलपमेंट हुई है, वो अब शेयर करें अपने लोगों से कि सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत की है। इस समाअत के दौरान वफाक और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब किया है। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफान उल हक से। इरफान, क्या रिमार्क्स है, ज़रा बताइए। देखिए, 3 शहरी हैं कराची के, जिनका नाम नदीम अहमद, शमशाद पठान खान ज़ुरानी और नदीम है। इनकी बाजियाबी से मुतल्लिक आज दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने जो है इनका एक बरहमी का इजहार किया है, जो पुलिस की कारकर्दगी है उस पर बिलखुसूस जो तफ्तीशी अफसर की जो रिपोर्ट थी, अदालत ने उसको न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि ये भी रिमार्क दिए, ये तो एक दिन का काम है, आप 2 साल में सिर्फ CDR नहीं हासिल कर सके, मुख्तलिफ खतूत लिखे गए हैं, ये बताया गया तफ्तीशी अफसर की जानिब से। ताहम अदालत ने कहा है कि अगर CDR नहीं मिल रहा तो अपने आला अफसरान को लिखें, और अगर गफलत और लापरवाही जो बरतने वाले अफसरान हैं वो इसके अहल नहीं है कि वो इन ओहदों पर तैनात रहें। अदालत ने तीनों लापता अफराद की जो शनाख्ती कार्ड हैं वो ब्लॉक करने का हुक्म दिया और ये हिदायत की है कि आइंदा समाअत से कबल इन्हें बाजियाब कराकर अदालत में पेश किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया इरफान आपका, बड़ी अहम डेवलपमेंट से आगे आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे अब हम बढ़ते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शोहरत जिनके कदम चूमती है, इनके मुंह से निकला हर लफ्ज़ मशहूर हो जाता है। ऐसी मारूफ शख्सियत हमें ज्वाइन किया है जो जहाँ जाती हैं नाम बनाती हैं। अदाकारी का मैदान हो, फैशन इंडस्ट्री हो, समाजी काम हो, यहाँ तक कि साफियों से गुफ्तगू भी अक्सर इनकी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। लेकिन इस बार अदाकारा मीरा ने बड़े अहम मामले पे बात की है। पहले उन्होंने अपना
एक वीडियो पैगाम जारी किया और इसके बाद आज हमने उनको मदऊ किया है। तो मीरा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। सबसे पहले तो ये बताइए, मीनार पाकिस्तान वाक़े पर क्या राय है आपकी और क्या समझती हैं कि ज़िम्मेदार कौन है इसका? बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत शुक्रिया समा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और देखिए, माशरे में और मुल्कों के अंदर जहाँ अच्छे वाक़यात और अच्छी चीज़ें होती हैं, वहाँ माशरे के अंदर इस तरह के एक्सीडेंट और इस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं। लेकिन उन चीज़ों को ठीक कैसे करना है, उनको फिक्स कैसे करना है, मेरे लिए मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि अगर ख़राब हैं चीज़ें या बिगड़ी हुई हैं चीज़ें या माशरे के अंदर इस तरह के वाक़यात वो सामने आ रहे हैं, तो उनको फ़िक्स कैसे करना है। मैं समझती हूँ कि इश्यूज़ को कैसे फ़िक्स किया जाए। हाँ, हम डिस्कशन करते हैं, हम बातें करते हैं और नतीजा फिर कुछ दिनों के बाद कोई ऐसी गैर अखलाकी सूरत हाल मुल्क के अंदर पैदा हो जाती है जो शर्मिंदगी का बायस बनती है हम सब के लिए। बिल्कुल मीरा जी, आप दुरुस्त कह रही हैं कि इश्यूज़ को फ़िक्स करना ये बहुत ज़रूरी है। आप भी खातून हैं, बहैसियत खातून आप क्या समझती हैं कि जब भी किसी भी खातून को हिरासत किया जाता है, वो मार्केट है, वो उसका अपना घर है, वो कोई भी एक जगह है, तो उसकी ज़हनी कैफियत क्या होती है? बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। जैसे बीइंग अ वुमेन, एक औरत होने के नाते एक करब, एक दर्द, एक तकलीफ़, एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। तो अगर किसी भी माशरे में किसी भी औरत को तकलीफ़ पहुंचती है या किसी भी औरत किसी तकलीफ़ से या उनके साथ कुछ बुरा होता है, तो एक औरत होने के नाते वो दर्द मैं भी महसूस कर सकती हूँ। तो बहुत तकलीफ़देह सूरत हाल है, बहुत ही कि अल्फाज नहीं मिलते कि किस तरह से आप अपना दर्द लोगों के सामने लाएं या किस तरह से आप एक्सप्रेस करें अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को। आपका पॉइंट जो है और सवाल, मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से इंडस्ट्री सिर्फ मेरे कुछ करने से इंडस्ट्री में तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली के लिए इंडस्ट्री के तमाम लोगों को सर जोड़ कर बैठना होगा, बात करनी होगी और इस तरह के कॉन्सेप्ट और कंटेंट, कहानियाँ उनको डिज़ाइन करना होगा और उन कैरेक्टर्स को, उन किरदारों को माशरे के अंदर तब्दीली लाने के लिए उनको बनाकर माशरे के सामने, आवाम के सामने उन कैरेक्टर्स को, उन किरदारों को माशरे के सामने और टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाना होगा। बिल्कुल, यकीनन इस मामले में हर तबका फ़िक्र को अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया मीरा, आपने आदिन के साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे तो मज़ीद आप गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन नौजवानों की जिन्हें डर नहीं लगता किसी भी बुलंदी पर पहुंचने से, किसी भी मुश्किल मरहले को तय करने से। वैसे तो पहाड़ सर करना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बुलंद तरीन चोटियों में शामिल है मंगलक सर, जहां पर आप पहुंचे और डांस करें और नया रिकॉर्ड बनाएं। ये बहुत ही मुश्किल मरहला है। पहले आपको ज़रा हम पैकेज दिखाते हैं, उसके बाद इन नौजवानों से बात भी करेंगे। तो दुनिया का बुलंद तरीन मुकाम, उस पर डांस पार्टी, और इसको तो मैं कहूँगा कि सिर्फ डांस पार्टी नहीं बल्कि दुनिया के बुलंद तरीन मुकाम से अपनी सकाफ़त को पूरी दुनिया तक पहुँचाने वाले
नौजवानों ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, जुल्करनैन सलीम मौजूद हैं, इसके अलावा सैयद अता बादशाह, नौशेर और डीजे गसूरी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम नया दिन के तरफ से। और पहले तो जो आप लोग ये रक्स देख रहे हैं, मेरी बड़ी मोहब्बत है गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित से ले के स्कर्दू तक और स्कर्दू से ले के कोहिस्तान तक ये पूरा ट्राइका दिल के बड़े करीब है। और ये जो गाना भी है ना, कारे कारे, मतलब कि जब आप सुनते हैं ना तो ये इस तरीके से आपके हाथ ऑटोमेटिकली जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो नौशेर से सबसे पहले शुरू करते हैं। लोग पहाड़ी चोटियां सर करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये आप लोगों के जहन में ये किस तरह मुनफरिद किस्म का आइडिया आया, ज़रा ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और समा टीवी का हमारी जो इनिशिएटिव को रिकग्नाइज़ करने का। उसके साथ मैं बताता चलूँ कि जो ये आइडिया हमें आया था, ये हमें आइडिया आया था कि मेरे नज़दीक दो चीज़ें ऐसी हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में एक वर्ल्ड क्लास लेवल है, और जो वो दोनों चीज़ें हैं उनमें से एक है माउंटेनियरिंग और दूसरी है मौसीकी, रिवायती मौसीकी। ये हम एक इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल स्केल पे, वर्ल्ड क्लास लेवल पे हम प्रमोट कर सकते हैं इसको। तो हम कुछ आर्टिस्ट दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, हमने एक दोनों अपने जो पैशन थे उनको इकट्ठे करके हमने एक आइडिया सोचा कि हम इस एक लेवल पे ऐसी कोई क्रिएशन कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं जो एक वर्ल्ड लेवल पे रिकग्नाइज हो। और गिलगित बल्तिस्तान, ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए। सही है। अच्छा साद, आप ज़रा मुझे बताएं कि एक तो पहाड़ चढ़ना वैसे इतना मुश्किल, पहले तो ये बताएं ट्रैक पे ट्रैक करना ही इतना मुश्किल होता है, ठीक है ना। दूसरा ये बताएं कि आप लोगों ने ट्रैक किया, फिर आप लोगों ने ये सर किया, और सर करने के बाद जहाँ पे ऑक्सीजन आम बंदे को नहीं आ रही होती, वहाँ यार आप लोग डांस कर रहे हैं, मतलब कि कैसे आप लोगों ने सारा पॉसिबल किया? हाउ वाज योर फीलिंग? ऊंचाई कितनी थी यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो ये जो पूरा हमारा ट्रैक था, ये शमशाल वैली जो अपर हुंजा में, वहाँ से आगे एक तरफा सफ़र जो हमारा था बेस कैंप तक, वो 4 दिन का था। फिर 2 दिन की क्लाइंब, उसके बाद नीचे आना और वापस आना। टोटल हम ग्रेजुअली एलिवेशन गेन करते गए। हम जो हमारी फाइनल हाइट थी वो 5909 मीटर थी। मुश्किलात तो हमें काफ़ी थी, दुश्वारियाँ सफ़र में काफ़ी हमें पेश होती हैं, जिस तरह के चढ़ाइयाँ चढ़ना, फिर उसके बाद नदियों को क्रॉस करने, सारा पैदल सफ़र था। हमारे साथ एक्सपर्ट माउंटेनियरिंग स्टाफ था जिन्होंने हमारा सेफ्टी के जो मेजर्स थे उनको बहुत केयरफुली उन्होंने एनालाइज करके सारा कुछ हमारे लिए प्लान तैयार किया था। दुश्वारियाँ काफ़ी थी उस हाइट पे, ऑक्सीजन हमें बहुत कमी महसूस हुई, मतलब हाइट सिकनेस, नोजिया और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अगेन हमारा एक गोल था, हमारा एक मकसद था जिसको हम पूरा करने के लिए निकले थे। हमारी पूरी टीम पुरअज़्म थी, हौसले हमारे बुलंद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंड पे सब कुछ हमारा जो हमारा मिशन था, हमारा मकसद था, वो पूरा हो गया। अच्छा, ये लोगों को बताने के लिए कि जो हम कहते हैं ना 5000 मीटर, 6000 मीटर, इनको अगर आप फीट में कन्वर्ट करें, 16000 फीट पे ये लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे। अच्छा, अब हम चलेंगे उस ग्रुप के साथ जो हमारे साथ मौजूद है जी गिलगित से। तो ये बताएं मुझे जुल्करनैन कि इतना भारी भरकम सामान लेके आप लोग पोर्टर्स लेके गए थे या खुद आप लोग चढ़े थे? पहले तो ये बताएं, क्योंकि आजकल एक इशू भी चल रहा है, पोर्टर्स की जो वैल्यू है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी हम आगे चल के शो में ज़रूर बात करेंगे। हाँ, लेकिन ये बताइए कि कितना आप लोग सामान कैरी करके लेके गए थे? मैं देख रहा हूँ वहाँ पे आप लोगों ने पूरा डीजे सेटअप भी किया हुआ है, तो क्या इस हवाले से बताएंगे आप? जुल्करनैन, आप मुझे सुन सकते हैं? हम जो है वो नौशेर से मैं आपसे यही सवाल करूंगा। नौशेर, कितना सामान लेके गए थे आप लोग? और पोर्टर्स के साथ लेके गए थे या खुद ही लेकर गए थे सारा? जी सर, हमारे साथ काफ़ी इस हाइट पे, क्योंकि हम एक प्रॉपर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट थी, तो इसके काफ़ी वेरिएबल्स जिसमें रिक्वायर्ड थे, स्टिकर्स वगैरह चाहिए थे, वो सारे हमारे पास अवेलेबल थे। हमने अपने साथ सर एक पूरी हमारी पोर्टरिंग टर्म को हम मेंशन नहीं करेंगे, पर हमको एज अ माउंटेनियरिंग स्टाफ और हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स की जो एक टीम थी वो हम अपने साथ लेके गए थे सर, जिसमें शिमशाल के, जिनको मैं कहना चाहूँगा सुपर ह्यूमंस हमारे साथ थे, क्योंकि इस हाइट पे आज तक इतना सामान कभी कैरी नहीं हुआ। तो वो हम पूरा सामान का एक इक्विपमेंट सेट लेकर गए थे सर। अच्छा, मैं चाहूँगा जो प्रोड्यूसर है ना वो ये वाली जो फुटेज है इसको एक बार फिर दिखाएं,
और जो रात वाली फुटेज है, आप लोग रात में, तो हम यहाँ शहरों में हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, अंधेरा इतना होता है, लेकिन क्या आप इसकी खूबसूरती ग्रास्प कर सकते हैं? मतलब कि अगर आप यहाँ पे लाइटें ना भी लगाएं ना, तो इतनी रोशनी होती है यहाँ पे इतनी बुलंदी पे कि आपको आसानी से सब कुछ नज़र आ रहा होता है। अगेन टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम योर टीम, बट बड़ी खूबसूरत यहाँ की सीनिक ब्यूटी है। अच्छा जी, एक बार फिर हम गिलगित चलते हैं और जुल्करनैन, आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो ये बताएं कि कैसा फील कर रहे हैं यार आप लोग? तो मतलब लोग पहाड़ सर करते हैं और ट्रैकिंग करते हैं, आम लोगों के नज़दीक ये बोरिंग होता है, लेकिन इस चीज़ को, इसकी तकलीफ़ तो और इसकी जो अचीवमेंट है वो तो एक माउंटेनर ही जानता है। इस चीज़ को लेकिन आप लोगों ने पार्टी में तब्दील कर दिया, तो कैसे ये सारा चीज़ पॉसिबल हुआ और अभी आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? यही चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं नौशेर, कि लोग जो है इस एंडीवर को बड़ा बोरिंग समझते हैं कि यार क्या मिलता है पहाड़ों पे जाके, तो आवाज आ रही है? क्या गिलगित तक मेरी आवाज़ जा रही है? कैन यू हेयर मी? ओके, वी वोंट वेस्ट टाइम। जी, अगर आवाज़ आ रही तो मुझे बताइएगा कैसा आप लोग फील कर रहे हैं ये अचीवमेंट हासिल करके? आप लोगों की आवाज़ सही से क्लियरली नहीं आ रही है, सॉरी। ओके ओके, तो हम जब ये रिकॉर्ड बनाने गए तो हमें जो है ना रास्ते में काफ़ी मुश्किलात हुई थी, और हमारे साथ जो शिमशाली माउंटेनियरिंग टीम थी हमारे साथ, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना हमारी हेल्प की और हमने एक दूसरे की मदद की, और इसी तरह ये हम जो है ना अपने मंजिल तक पहुंच गए, जो कि मिंगलिक्सर था 6050 मीटर पे। और इस वक्त जो हम एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, वो इस वक्त जो है ना बहुत ही एक्साइटिंग है। लेकिन ड्यूरिंग द जर्नी, जो हम जिस जर्नी के दौरान जो है ना हमें जो एक्साइटमेंट फील हो रही थी, हमें वो जो थ्रिल था, वो हमें ज़्यादा आई थिंक इट वाज मोर एक्साइटिंग दैन द अचीवमेंट इटसेल्फ, क्योंकि जर्नी पूरी जो है ना एक्सपीरियंस करना, अच्छा बहुत मुश्किलात का सामना करना, सामान कैरी करना, ये सारा कुछ जो था ना, वो हमारे लिए एक जर्नी जो था वो एक हमारा पार्ट था, राइट, जिसकी वजह से हम जो है ना हाँ बिल्कुल, जो समिट पे जाके हमने जब ये परफॉर्म किया तो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट थी विच इज़ लाइक अनएक्सप्लेनेबल, लाइक वो जो फीलिंग थी वहाँ पे, तो इसमें शिमशाल की जो टीम थी वहाँ पे, SMT ने जो हमें टीम जो प्रोवाइड की थी हैप्स की, तो उनका जो है ना बहुत ही शुक्रिया, क्योंकि उनके बगैर तो ये मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल था, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ थी, मतलब उन्होंने हमें भी एनर्जी दी वहाँ पे। ऑलराइट, अच्छा, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा नौशेर, अगली पार्टी कब है? व्हेन इज द नेक्स्ट पार्टी ड्यू? सर आप जब बोलें, हम तो तैयार यार। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव डन बेस कैंप्स राकापोशी से लेके किलर माउंटेन से लेके, व्हेनेवर यू आर रेडी, मैं कहता हूँ व्हेनेवर यू आर रेडी। इंशाल्लाह हम फिर अगला प्लान बनाते हैं स्पुतनिक का, जो 7027 मीटर पे है, तो आप मोर देन वेलकम सर। डन करें, फिर हम चल रहे हैं स्पुतनिक। मैं साथ में सिर्फ ये ऐड करता जाऊँ कि ये हम जो रिकॉर्ड बनाया था, ये सिर्फ रैकेट बनाने के हद तक नहीं था, हम इससे शिमशाल में जो माउंटेनियरिंग एकेडमी है उसके लिए फंड्स रेज कर रहे थे सर, और हमने तकरीबन 5 लाख रुपए से उनके लिए फंड्स रेज किए जो हेल्प करेंगे शिमशाल यूथ को माउंटेनियरिंग डेवलपमेंट में, और ये हमारा मेन गोल है। ज़बरदस्त। आखिर में ये मुझे बताते जाएं कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वहाँ बड़े खुले दिल के लोग हैं, जितने हमारे गिलगिती हैं, बल्ती हैं, जो शिना बोलते हैं, जो रुशुस्की बोलते हैं, वो सब बड़े खुले दिल के हैं, बड़े वेलकमिंग हैं। लेकिन जब बात मौसीकी रक्स की आती है तो कुछ जो सेक्टर्स हैं वो शायद थोड़ा सा उस मामले में कंजर्वेटिव हो जाते हैं। पिछले दिनों एक चीज़ भी हुई थी जिस पे बड़ा सवाल भी उठा था, तो आप कैसे बताएंगे अपने ही उन लोगों को कि जो इनको आगे चल के अगर वो इस पर क्वेश्चन रेज करें कि जी आप ऊपर जाके मौसीकी कर रहे हैं, डीजे सिस्टम लेके जा रहे हैं, उनको किस तरीके से इस तरफ राग़िब करेंगे कि नहीं हम कोई गलत काम नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम अपने ही कल्चर को मज़ीद प्रोमोट करने के लिए जा रहे हैं?
बिल्कुल सर। तो इसमें तो सबसे पहले हमने जब जाने से पहले पूरी कम्युनिटी से परमिशन ली थी कि हम जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल कल्चरली अप्रोप्रिएट होगा। हमने जो भी वहाँ म्यूज़िक बजाया वो हमारे कल्चर का एक रिफ्लेक्शन है सर बेसिकली। आप क्योंकि आए में आपको पता होगा हमारा जो कल्चर है वो रिवॉल्व कराता है जो रवायती हमारा रक्स है और मौसीकी के इर्द-गिर्द, तो उसी को हमने लेके एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया सर गिनेस के थ्रू। और इसमें हमने पूरी कम्युनिटी की एक कॉन्फिडेंस, स्पेशली शमशाल की जो कम्युनिटी थी उनको कॉन्फिडेंस भी लिया। उनका जो SNT जो पहले भी मेंशन हुआ है उसको कॉन्फिडेंस में लेके हम आगे गए सर। और जो हमें अभी तक जो फीडबैक मिला कम्युनिटी से, सारे खुश हैं कि एक दूर दराज इलाका हुंजा का कल्चर एक ग्लोबल लेवल पे इस वक्त सेलिब्रेट हो रहा है। हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, आप जैसे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया आके हमसे हमारी यूथ से ऐसे बात कर रहे हैं, तो वो उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट की बात है सर। ज़बरदस्त। और सईद, आप मुझे ये बताइए कि अभी तो आप लोग सारा सिस्टम वगैरह लेकर गए ना, वहाँ पे आपने डीजेइंग भी कर ली, सारा कर लिया। अगली बार कितना ही खूबसूरत होगा कि अगर जो लोकल म्यूजिशियंस हैं एक दो, अगर उनको भी आप साथ लेके जाएं। मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, इस पटने के बहुत ऊंचा है, बट अगर ऐसे बंदों को लेके जाए जो वहाँ पे लाइव म्यूज़िक प्ले करे आपके अपने लोकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उस पर अगर इस तरह का जो रिवायती रक्स है वो हो जाए ना, तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अच्छा फैसल सर, जो हमारी टीम जो थी इसमें सिर्फ माउंटेनियर्स नहीं थे, जो आपके साथ ज्वाइन किया हमें जुल्करनैन, जुनैद और डीजे कसूरे ने, ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान की लीडिंग म्यूजिशियंस हैं, यंग एंड इमर्जिंग। और इसमें हमारे और भी म्यूजिशियंस थे जिस तरह रमीज खरा और नोमान असमत, ये लोग हैं जो यंग म्यूजिशियंस हैं। हमने लाइव म्यूजिक भी प्ले किया था ऊपर जो हमारे समिट पे, लेकिन जो गिनेस का जो रिकॉर्ड बनाने के लिए ऑफिशियल क्राइटेरिया था उसके लिए डीजे सेटअप का होना लाजमी था। तो इसके लिए हम उस सेटअप भी लेके गए थे, लेकिन इसके अलावा अपने कल्चर को, अपने म्यूजिक को फरोग देने के लिए हमने अपना रिवायती जो लाइव म्यूजिक है वो भी प्ले किया था। हमने इसकी इंशाल्लाह वीडियोस, और जो हमारी पूरी एक्सपीडिशन की फाइनल डॉक्यूमेंट्री आएगी इसमें ये सारी वीडियोस शामिल होंगी हमारी। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। और चले, मैंने इनसे तो वादा ले लिया है ना, नौशेर से तो वादा ले लिया स्पटनिक का। अगर अब मैं गिलगित वालों, आप देखें, ये मुझे पता है कि आप लोगों में भी थोड़ा थोड़ा हेल्दी कंपटीशन रहता है, तो हुंजा वालों ने मुझसे वादा कर लिया स्पटनिक का, तो गिलगित वाले मुझसे स्पटनिक का वादा कर रहे हैं, उधर भी जाके ऐसा ही कुछ करने का इरादा है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप आ जाएं, अब जरूर हम साथ मिल के रिकॉर्ड बनाएंगे, एक और रिकॉर्ड बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जबरदस्त, साथ आ जाए रिकॉर्ड। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, हाउ वाज डीजेइंग एट 5000 फीट? डीजे कसूरे, आप मुझे बताएं कि ये वहाँ पे कैसा एक्सपेरिमेंट रहा आपका, और साथ में मुझे एक कारे जो है ना, इसका मतलब भी ज़रा बताइएगा क्या है। अच्छा, तो हाइट काफ़ी थी, सर्दी बहुत थी, और फिर पहले अच्छी बात ये थी कि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करके गए थे। हाँ। और हमने सब मिल के अच्छा प्रैक्टिस किया था, तो इसलिए ऊपर जाके इतना मसला नहीं हुआ। बहरहाल चैलेंजिंग बहुत था, सामान लेके जाना स्पेशली ऊपर चैलेंजिंग था, बाकी फिर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, इतना सही है, आसान था। मसला जो था वो पावर का था हमारे पास, तो हमारे पास जनरेटर भी था और बैटरीज भी थी। तो जनरेटर्स का मसला ये हुआ कि क्योंकि जनरेटर्स की वजह से, जो साउंड की वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, तो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं तो स्नो के ऊपर, ग्लेशियर के ऊपर जो है ना खतरा होता है एवलांच का। तो इसीलिए हम जब ऊपर पहुंचे तो हमने डिसाइड किया कि हम जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बैकअप बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कामयाब रहा। और ट्रस्ट मी, वो बैटरी जो है ना बेस कैंप पे आई थिंक 5 मिनट्स तक चली थी, और उसको हमने रिचार्ज किया था। बिल्कुल, और ये भी आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि जी आपको बैकअप लेके जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ मौजूद, और बड़ा ही ज़बरदस्त आपने एंडेवर किया है। देखते ये हैं कि अगली पार्टी कब है, और जब होगी तो तमाम तर लोगों को भी हम बताएंगे। खैर, आगे बढ़ें। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। ख्वाबों को अल्फाज का रूप देने वाले शायर अहमद फराज, इन्हें हमसे सिलसिले और मरासिम तोड़े 13 बरस बीत गए। 6 दहाइयों पर मबनी अदबी ज़िंदगी पर अहमद फराज को कई एजाज़ात से नवाजा गया, लेकिन सबसे बड़ा एजाज़ ये कि और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। अहमद फराज ने क़ैदे हयात व बंदे गम को अल्फाज का लबादा बख्शा कि गुज़र गए कई मौसम, कई रुतें बदली, उदास तुम भी हो यारों,
उदास हम भी हैं, मगर गमे आशिक़ा और गमे दौरां को अपने ऊपर हावी भी ना होने दिया, और कुछ यूं कि खुद को तेरे मयार से घटकर नहीं देखा, जो छोड़ गया उसको पलट कर नहीं देखा। कितने ही बड़े शायर थे कि जिंदगी के हर पहलू पर अपना नक्श छोड़ गए और हर किसी को बहुत ही अहम पैगाम दे गए कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। चंद अशार उन्हीं की आवाज़ में आपको सुनाते जाते हैं और गालिबन यहीं से आपसे रुखसत लेते हैं। बहुत शुक्रिया।